Good morning all of you. This is DLED Haryana second year class. Paper number 1 is going on with me, Cognition, Learning and Socio-Cultural Context, जिसके अंदर बेटा टोटल मिलाकर 4 यूनिट्स हैं। और हमने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में कंबाइंड क्लास थी, तो मैंने वहाँ पर लैंग्वेज के और लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के टॉपिक पर मैंने कॉमनली डिस्कस किया था, विच इज कॉमन, जो दोनों में कॉमन है, ग्वालियर वाले बच्चों के लिए भी और हरियाणा वाले बच्चों के लिए भी। सो पेज नंबर्स के अकॉर्डिंगली अगर चलते हैं तो लास्ट टाइम मैंने जो पेज नंबर बताए थे वो ग्वालियर वालों के अकॉर्डिंगली बता दिए थे, बट टॉपिक इज कॉमन। मैं आपको वो सारे जो टॉपिक्स हमने पिछली क्लास में किए थे मैं आपको अभी बताते हुए चलूंगी। 4th यूनिट में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में वो सब चीजें जो हैं बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हमारा तीसरे वाले यूनिट में भी एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, ग्रुप डायनामिक्स। तो आज हम एक तो ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, समूह गतिकी से आप क्या समझते हैं, एक तो ये वाला जो टॉपिक है वो 3rd यूनिट का लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हम 4th यूनिट जो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, उसको हम खत्म करते हुए आज इस बुक को हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ग्रुप डायनामिक्स, समूह गतिकी। समूह गतिकी, ग्रुप डायनामिक, समूह गतिकी। सबसे पहली बात तो ये जान लो कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म है, ये किसने इंट्रोड्यूस की है बेटा, कुर्ट ल्यूएन ने करी है। किसने की है, कुर्ट ल्यूएन ने। कौन से ईयर में की है बेटा, 1945 में, ठीक है। 1945 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। दोबारा से लिख देते हैं, 1945 में इसे, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। और समूह गतिकी का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप मतलब समूह, जहां पर कुछ टीम या मेंबर्स की बात हो रही है, और मींस टीम ऑफ द ग्रुप, टीम ऑफ मतलब मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। समूह के सदस्य, किसी टीम के सदस्य की बात हो रही है। और बेटा ग्वालियर के ऊपर हो रही है क्लास, ये हरियाणा की है। सो टीम और टीम ऑफ मेंबर्स ऑफ टीम और ग्रुप में भी, या फिर मेंबर्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो वो तो हो गया आपका ग्रुप। और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, होने वाले परिवर्तन यानी कि चेंज। तो ग्रुप डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम किसी समूह के सदस्य होते हैं और उस ग्रुप को कोई ना कोई एक लीड करने वाला भी होता है, तो बेसिकली ये ग्रुप कब तक ग्रुप रहेगा, वो उस ग्रुप के जो सदस्यों के म्यूचुअल रिलेशंस हैं उस पर काफी हद तक डिपेंड करेगा। कि जैसे अगर हम किसी ग्रुप का सदस्य बनते हैं तो मेरा भी कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो वो किस सीमा तक पूरा हो रहा है। अब ग्रुप है तो इसका मतलब लोग हैं, और लोगों का मतलब क्या होता है कि जहां हम कहते हैं कि 2 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं किसी ग्रुप का मतलब कि जहां नंबर ऑफ पीपल है तो आपस में चीजों को लेकर और सेम बातों को लेकर जो है डायरेक्शंस अलग अलग होंगी सबकी, हो सकता है। तो जब अपने अपने टॉपिक पर हर कोई डिस्कस कर रहा होता है तो यहाँ बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि उस ग्रुप को लीड करने वाला पर्सन कौन है। तो हर ग्रुप का एक लीडर होता है, लीड करने वाला होता है। तो उस लीडर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, उस ग्रुप में इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इस तरह के जो आपस में एक दूसरी मतलब एक सेम चीज पर, सेम मुद्दे पर और क्वारलिंग टेंडेंसी है आपस में, जो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी, यानी सेम मुद्दे पर जो है हर किसी के अपने अपने डिफरेंट थॉट्स हैं। तो अब यहाँ पर जो ग्रुप का लीडर होता है उनको सबको साथ में लेकर चलते हुए और उसका जो मेजर एम जिसके लिए उस ग्रुप की स्थापना की गई थी उसे पूरा करना होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ग्रुप के लीडर पर कि वो किस तरह से इन चीजों को समझते हैं और किस तरह से ग्रुप में होने वाले परिवर्तनों को वो समझने के बाद और हर व्यक्ति को जो है इंडिविजुअली कंसीडर करना, हर मेंबर को ग्रुप के इंडिविजुअली कंसीडर करना और इस तरह से
एक साथ लेकर और जिस उद्देश्य के लिए उस ग्रुप को बनाया गया है उस उद्देश्य को अटेन करना। सो ये इस चीज को जो ये ग्रुप डायनामिक्स यानी ग्रुप में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन ही ग्रुप डायनामिक्स में आता है। तो बेसिकली वो किस तरह के परिवर्तन होते हैं ये सबको पता होना चाहिए और तभी जो है वो एक जो लीडर है वो ग्रुप को अच्छा लीड करेगा। स्पेशली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म है, ये इसके साथ टीम लीडर का एक्विंट होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्होंने ग्रुप को लीड करना है, ग्रुप को आगे जो है लेकर जाना है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो है उन्हें ग्रुप डायनामिक्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से हम इसको फोकस कर रहे हैं ग्रुप डायनामिक्स को। आज के टॉपिक जो है पेज नंबर बेटा DLED हरियाणा सेकेंड ईयर में हिंदी मीडियम में पेज नंबर 211 पे है। आप प्लीज नोट कर लीजिए, हिंदी मीडियम में पेज नंबर 211, पेज नंबर 211 इन हिंदी मीडियम। और लेट मी टेल यू इन इंग्लिश मीडियम में दिस इज ऑन 196 on 196 पेज नंबर ग्रुप डायनामिक्स दिया हुआ है सारा। सो ग्रुप डायनामिक क्या होता है? सो ग्रुप डायनामिक इज लिंक्ड विद द सोशल साइकोलॉजी। ये किसके साथ लिंक्ड होता है? सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान के साथ जुड़ा हुआ होता है ये। सामाजिक मनोविज्ञान के साथ जुड़ा होता है कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि किस तरह से लोग जो है बिहेवियर्स करते हैं, किस तरह से उनमें रिलेशंस के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होते हैं। अगर अच्छे रिलेशंस भी होते हैं लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, तो किस तरह से हम जो है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं और उन सोशल फोर्सेस और प्रेशर्स का सामना कर सकते हैं जिसकी वजह से उस ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर पर जिसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमें ये चीज सोशल साइकोलॉजी में बताई जाती है। तो जो आपका ग्रुप डायनामिक है वो बेसिकली इसी के साथ डील करता है, इसीलिए वो सोशल साइकोलॉजी के साथ डील करता है क्योंकि वहां पर हमें सबके बिहेवियर्स को स्टडी करने का मौका मिलता है, रिलेशंस को स्टडी करने का मौका मिलता है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपस में होते हैं किस किस चीज पर होते हैं वो सब चीजें हमें जानने और समझने का मौका मिलता है कि जैसे बड़े ग्रुप्स हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, छोटे ग्रुप्स हैं जिसमें कम लोग हैं उसे कैसे हैंडल करना है। तो ये सब चीजें हमें ग्रुप डायनामिक्स में समझ में आती हैं। ठीक है, सो ग्रुप डायनामिक का मतलब क्या हो गया? द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द ग्रुप। ग्रुप डायनामिक्स का क्या मतलब हो गया? द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस in the group, the changes that takes place in the group। मतलब समूह गतिकी का मतलब क्या हो गया? समूह में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना। ठीक है, सो उन चेंजेस को जो ग्रुप्स में अलग अलग सोशल प्रेशर्स की वजह से और सोशल फोर्सेस की वजह से जो परिवर्तन होते हैं, प्रेशर्स की वजह से, उसकी वजह से जैसे आपस में सबके रिलेशंस चेंज हो जाते हैं। पहले बहुत अच्छी बात कर रहे थे लेकिन अब अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो ये जो कुछ प्रेशर होते हैं, फोर्सेस होती हैं, जैसे हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल एम भी होता है। कई बार क्या होता है कि ग्रुप एम जो होता है वो क्या है कि हमें टीम को जिताना है, लेकिन साथ साथ इंडिविजुअल एम क्या होता है जैसे मैन ऑफ द मैच या जो है अपनी एक अलग मतलब अपनी एक अलग जो है नेम अपना कायम करना। तो वो चीज जो होती है वो इंडिविजुअल एम हो जाता है। तो किस तरह से अपने ग्रुप के एम को पाने के साथ साथ अपने इंडिविजुअल एम को भी जो है अटेन कर पाना, यही
ग्रुप डायनामिक्स में सिखाया जाता है कि किस तरह से सबको ये चीजें बताई जाए। ठीक है, तो देखो ये ग्रुप डायनामिक्स हो गया बेटा। सो देखो हिंदी मीडियम में भी समूह गतिकी का मतलब क्या होता है कि क्रैच के अनुसार दिया हुआ है समूह गत्यात्मकता उन परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया जाता है जो समूह में होते हैं। तो यहाँ पर हम उन चेंजेस की बात कर रहे हैं जो समूह में होते हैं। ये क्रैच की डेफिनेशन है जो मैंने आपको यहाँ बताई हुई है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है बेटा इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ग्रुप डायनामिक्स में बताए गए हैं। इसके बेसिक एजम्पशंस जिसे आप बोल सकते हैं, सो बेसिक व्यूज जिसे आप बोल सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? समूह के सदस्यों में कार्य संतुष्टि और समूह का निष्पादन बहुत कुछ उसके नेतृत्व पर निर्भर करता है। सो इट्स मेनली डिपेंड्स अपॉन द लीडरशिप। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? लीडरशिप क्वालिटी पर। यानी हर ग्रुप का मैंने बताया एक सदस्य होता है, सॉरी एक लीडर होता है जो उस ग्रुप को लीड करता है। तो वो किस तरह से लीड कर रहा है, उसे कितनी ज्यादा ग्रुप डायनामिक्स की नॉलेज है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि वो जो ग्रुप है वो कितना अच्छे से मेकओवर होगा या कितने लंबे समय तक वो कंटिन्यू चलेगा या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बीच में ब्रेक नहीं हो जाएगा, समूह अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद ही जो है मेंबर्स सेपरेट होंगे। तो ये जो चीज है ये उसके लीडर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। दूसरा आ जाता है छोटे समूहों में बड़े समूहों की तुलना में जो व्यवहारों में परिवर्तन लाना अपेक्षाकृत आसान होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, वन इज द लार्ज ग्रुप एंड वन इज द स्मॉल ग्रुप्स। तो वो कहते हैं कि द स्मॉल ग्रुप जो होते हैं उनमें द चेंजेस we can bring the changes in the small group, we can bring the changes easily in the small group as compared to larger groups। ठीक है, तो जो larger groups हैं उनके comparatively smaller groups में change लाना आसान होता है। smaller group का मतलब क्या है कि कम लोगों की thought को हमें बदलना पड़ेगा कि वहां पर छोटे ग्रुप है, कम number of people है, तो 4 या 5 लोगों की thought को बदलना as compared to ज्यादा आसान होता है उन ग्रुप्स के कि जिन ग्रुप्स में 10 या 15 लोग हैं या 20 लोग हैं। तो जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ पीपल होते हैं वहां पर थॉट्स को या बिहेवियर्स को चेंज करने में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि एक को मनाते हैं तो दूसरे में कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तीसरा इसके बाद आता है समूह सदस्यों के व्यवहारों में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के द्वारा भी अधिक सरलता से बदलाव लाया जा सकता है। व्हाट इज दिस? सामूहिक निर्णयन प्रक्रिया, ग्रुप डिसीजन प्रोसेस। ग्रुप डिसीजन प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ऑल मेंबर्स। ग्रुप डिसीजन प्रोसेस कैन बी यूज्ड। ये क्या प्रोसेस होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप कोई एक ऐसा निर्णय लेकर सब पर थोपेंगे नहीं, बल्कि सबको आपस में बिठाएंगे, आमने सामने सबके साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद म्यूचुअल डिसीजन होगा। वो ऐसा डिसीजन होगा जिसमें सबकी रजामंदी होगी, वो ऐसा डिसीजन होगा जो किसी एक के ऊपर थोपा नहीं जाएगा, वो ऐसा डिसीजन होगा जिसमें सब लोगों ने अपनी कॉन्सेंट यानी कि सहमति दी होगी। तो इसी को बोलते हैं ग्रुप डिसीजन प्रोसेस। तो जब भी कोई लीडर है टीम का, अगर उसे उस ग्रुप को लंबा चलाना है तो उसे ये सोचना चाहिए कि उसे निर्णय किस हिसाब से लेना चाहिए, ग्रुप डिसीजन प्रोसेस के हिसाब से, जिसमें सबकी सहमति हो, जिसमें सभी लोगों ने अपना जो है व्यूज दर्शाए हो, सबने पार्टिसिपेट किया हो, उसके अनुसार जो है हमें डिसीजन लेना चाहिए उस ग्रुप के लिए। तभी जो है उसमें परिवर्तन आसानी से लाए जा सकते हैं, तभी जो है उसको लीड अच्छे से किया जा सकता है। इसके अलावा आ जाता है बेटा सहभागी नेतृत्व के अंतर्गत भाषण नेतृत्व की अपेक्षाकृत समूह के सदस्यों के व्यवहारों में अधिक तीव्रता से परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसे लीडरशिप भी बेटा दो तरह की होती है। एक होती है कोऑपरेटिव लीडरशिप, कोऑपरेटिव लीडरशिप एक होती है और दूसरी होती है आपकी बेटा भाषण मतलब जिसमें आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्टिव लीडरशिप। सो ये दोनों क्या होती हैं? कोऑपरेटिव लीडरशिप का मतलब भी वही हो गया जहां पर सब आप सबके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जो टीम का लीडर है वो सबकी बात को सुन रहा है, सबकी बात को समझ रहा है, कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हर कोई कोऑपरेट कर रहा है उस तरह के ग्रुप में। जो टीम के मेंबर्स भी हैं वे भी एक दूसरे के साथ, चलो ठीक है इस पॉइंट पर इनकी बात मान लेते हैं और इस पॉइंट पर अपनी भी बात मान लीजिए, किसी तीसरे पॉइंट पर किसी और की बात मान लीजिए,
है एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ सहमति, सहयोग, इस तरह की बातों को हम ज्यादा उसमें फोकस करते हैं। लेकिन एक लीडरशिप होती है बेटा इंस्ट्रक्टिव लीडरशिप। इंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, जहां पर आप बात करते हो अनुदेशन, जहां पर आप बात करते हैं क्लास लेक्चर की, तो उस तरह की लीडरशिप में क्या होता है, एक तरह से उस तरह की लीडरशिप में होता है कि आपने एक टीम का नेता बनकर, और एक जैसे कहते हैं ना, उसको ग्रुप को कह दिया, ग्रुप के मेंबर्स को कह दिया कि जो मैंने कह दिया वही होगा। तो इस इंस्ट्रक्टिव लीडरशिप में ना एक तरह का ऑर्डर चलता है, एक तरह से ऑटोक्रेटिक जो ऑटोक्रेटिक डिसिप्लिन है ना वो चलता है, जिसमें आपने जो बोल दिया वही होगा। तो आप उसमें फोकस करते हैं, जो मैंने कह दिया उसको मैं बदलूंगा नहीं। तो वहां पर कोई कॉपरेशन की बात नहीं होती, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं होती, वहां एक ऑर्डर की फॉर्म में काम होता है कि जो कह दिया गया बस वही आपका जो है सबको मानना पड़ेगा। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो कोऑपरेटिव लीडरशिप होती है दैट इज मोर इफेक्टिव देन इंस्ट्रक्टिव लीडरशिप। ठीक है, सो कोऑपरेटिव लीडरशिप इज मोर effective than instructive leadership because changes can be brought easily in the cooperative leadership as compared to इंस्ट्रक्टिव लीडरशिप। ठीक है, सो यहाँ पर जो परिवर्तन हमें लाना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू इंस्ट्रक्टिव लीडरशिप। सो आई होप सो ये भी पॉइंट समझ आ गया। अब इसके बाद आता है कुछ स्थितियों में सीखना परिवर्तन के प्रति रुकावट की पैदा से होता है। यदि विद्यार्थी स्वयं समझकर परिवर्तन चाहने लगते हैं तो सीखना आसान हो जाता है। एक्चुअली हम चेंजेस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम ग्रुप डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो परिवर्तन है, चेंजेस है, इट्स एसेंशियल। अगर हम एक ही थॉट पर हमेशा चलेंगे तो हमें जीवन में उन परिवर्तनों को स्वीकार करना नहीं आएगा। तो इसलिए इन्होंने ये बोला है कि एक स्टूडेंट लाइफ जो होती है वहां पर चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो चेंजेस आर एसेंशियल फॉर लर्निंग, सो देयर इज अ नीड टू understand those changes and there is a need to accept those changes. There should be a flexibility in the thinking process, ठीक है, so that learning can become effective. Is it okay? तो इसलिए हमें जो है लर्निंग के साथ साथ हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें उन परिवर्तनों को स्वीकार करने की जरूरत है, हमें उनको इस तरह के चेंजेस को जो है एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तभी जो है एक बेटरमेंट की तरफ हम मूव कर सकते हैं, एक अच्छी लर्निंग की तरफ हम मूव कर सकते हैं। इसके अलावा समूह गत्यात्मकता समूह की शक्तियों का अध्ययन करता है। दिस इज द नेक्स्ट बेसिक पॉइंट अबाउट ग्रुप डायनामिक्स। सो समूह गतिकी में अगला जो मुख्य बिंदु है वो क्या है कि जो समूह गत्यात्मकता है वह समूह की शक्तियों का अध्ययन करता है। द ग्रुप डायनामिक्स स्टडीज द पावर्स ऑफ द ग्रुप, पावर्स ऑफ द ग्रुप। सो पावर ऑफ द ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एक अगर हम एक है और सब कोई एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि ग्रुप में कोई क्वारलिंग, कोई झगड़ा, कोई एक दूसरे के साथ मनमुटाव ऐसी कोई बात है, तो इस तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है आपस में, तो इस तरह का जो ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वो अपनी पावर्स को सिर्फ अपने एम्स को अटेन करने पर लगाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप डायनामिक्स है वो इन पावर्स को स्टडी करता है। ठीक है, कि किस तरह से एक जैसे टीम का लीडर है, उसे इस ग्रुप को चलाना है, लंबे समय तक चलाना है, तो उसे ये जरूर पता होना चाहिए कि जो इस तरह की पावर्स हैं वो कैसे फ्रेम की जा सकती हैं, ग्रुप को इस तरह की शक्ति किस तरह से प्रदान की जा सकती है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है इन पावर्स को स्टडी करना कि किस तरह से सबको एक ट्रैक पर रखा जा सकता है, किस तरह से सबको जो है मनाया जा सकता है, किस तरह से सबके मनमुटाव है तो भी हमें जो है कोऑपरेटिव लीडरशिप का यूज करना है। तो ये सब बातें जो है ग्रुप डायनामिक्स में ही हमें समझने को मिलती हैं, वहीं पर हम इन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ग्रुप डायनामिक्स व्यक्ति के साथ साथ पारस्परिक संबंधों की भी जानकारी देता है। इसका मतलब क्या है, ग्रुप डायनामिक्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल एज वेल एज देयर म्यूचुअल रिलेशंस विद ईच अदर। ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स प्रोवाइड्स the information about the individuals or about the members of the group and their mutual relations with each other। एक तो हमें ग्रुप डायनामिक्स में ये तो पता लगेगा कि कौन कौन लोग हैं और मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब कोई क्या क्या कर रहे हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य क्या है। लेकिन इसके साथ साथ ग्रुप डायनामिक्स में हमें यह भी पता चलता है कि
करते हैं, किस तरह का उनका म्यूचुअल रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ये भी हमें पता चलता है। तो ग्रुप डायनामिक्स से हमें क्या की नॉलेज मिलती है। अब देखो बेटा, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आता है बेसिक एजम्पशंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। बेसिक एजम्पशंस, इसे हम बोलते हैं मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत अवधारणाएं। तो हमने इसके ग्रुप डायनामिक्स का हमने मीनिंग पढ़ा, क्या मीनिंग पढ़ा, चेंजेस विच अकर इन अ ग्रुप, ठीक है, कैन बी स्टडीड अंडर द ग्रुप डायनामिक्स, ठीक है। तो इसके अलावा हमने इसके बेसिक पॉइंट्स पढ़े, बेसिक व्यूज पढ़े। अब हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, बेसिक एजम्पशंस, मूलभूत अवधारणाएं। बेसिक एजम्पशंस क्या होती हैं, आधारभूत अवधारणाएं। तो ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं। अगर हमें ग्रुप डायनामिक्स को समझना है तो हमें इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। सो समूह गतिकी की जानकारी या ज्ञान के द्वारा समूह और उसके प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। इफ ग्रुप्स आर यूनिवर्सल, एवरी पर्सन सक्सीड्स इन फॉर्मिंग वन और अदर ग्रुप, वन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन और विदाउट एनी ग्रुप। कहते हैं कि अगर हमें ग्रुप डायनामिक्स की हम बात कर रहे हैं तो हमें जो है समूहों के बारे में पता होना चाहिए कि हम जो मैन है वो एक सोशल ह्यूमन बीइंग है, सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता, तो उसे समाज की आवश्यकता होती है, उसे ग्रुप्स में रहने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ग्रुप्स की जो ग्रुप डायनामिक्स की स्टडी है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी जानकारी के बिना जो ये ग्रुप्स बनते हैं या इनमें आपस में क्या क्या चीजें चलती हैं, किस तरह से सोशलाइजेशन प्रोसेस ये फॉलो करते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं, वो सब चीजें हमें जानने को नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये देखो बेटा, ये दोनों में दिया हुआ है, हिंदी मीडियम में 212 पेज पे 212 और इंग्लिश मीडियम में 197 पेज पर देखो बेसिक एजम्पशंस दिए हुए हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, समूह में व्यक्ति को प्रभावित करने की अनोखी शक्ति विद्यमान होती है, ठीक है। सो ग्रुप क्या होता है, मतलब ये जो ग्रुप होता है इसमें ये मेक्स ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स। जो ग्रुप होते हैं वो इंडिविजुअल्स पर बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, जैसे कि हमें वो बात जिंदगी भर याद रह जाती है कि इस ग्रुप का मेंबर बनने से हमें कितनी ज्यादा रेस्पेक्ट मिली, कितना ज्यादा हमारे ऊपर ध्यान दिया गया, ये ग्रुप बहुत अच्छा है, यहाँ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन एज कंपेयर टू जब मैंने कोई और ग्रुप ज्वाइन किया तो वहां उस तरह का टच फील मुझे नहीं मिल पाया। तो मुझे जो है हमेशा इस ग्रुप पहले वाले ग्रुप का ही मेंबर बनना है, दूसरे ग्रुप में तो मुझे गलती से भी नहीं जाना। वहां के सदस्यों में, वहां के मेंबर्स में तो आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा होता रहता है, हमेशा कोऑपरेटिव कोई नहीं है एक दूसरे के साथ, और फटाफट से फ्रेम होता है लेकिन उससे भी ज्यादा जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो ये चीजें हमें जो है समूह में से ही हमें पता चलती है, या ग्रुप डायनामिक से ही हमें पता चलती है। इसके अलावा समूह व्यक्ति पर अच्छे और बुरे प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। तो इससे हमारे को एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ग्रुप से, जो मे बी गुड और मे बी बैड। इसके अलावा समूहों के बनने की प्रक्रिया निश्चित भी है और सार्वभौमिक भी है। सो ग्रुप्स आर फ्रेम्ड यूनिवर्सली। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यू कैन नॉट लिव अलोन, आप अकेले नहीं रह सकते, आपको समूह की आवश्यकता होती है, आपको एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहने की जरूरत होती है। इसलिए ग्रुप डायनामिक्स की स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो बेटा ये मैंने आपको ये वाला टॉपिक खत्म करा दिया। आपको याद होगा मैंने लास्ट टू लास्ट सैटरडे जो है और ये बताया था कि आपके 4 जो गेम्स हैं उनके अंदर बेसिक पॉइंट्स आपने करने हैं, रूल्स करने हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स करने हैं। मैं आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ। इसके आगे आपका वही वाला पार्ट दिया हुआ है, पेज नंबर 212 इन हिंदी मीडियम और पेज नंबर 'Please wait, let me check'। एक्चुअली ये कॉमन पार्ट है, तो आप ये अलग अलग खेलों पर शॉर्ट नोट कभी इतना ज्यादा आया नहीं हुआ। इट्स नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर में ग्रुप डायनामिक भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने उसे डिटेल में कराया है। सो ये जो पार्ट है हिंदी मीडियम में दिया हुआ है आगे का,
कुछ महत्वपूर्ण खेलों के नियम। तो आपने ये जो है ना 4 गेम्स अगर करने हो तो ये 4 गेम्स आप कर सकते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, आपको थोड़ा सा जो है इनकी टर्म्स और रूल्स थोड़े से याद कर लेना। इसके टर्म्स, इन 4 गेम्स के तो टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं इसमें, नंबर ऑफ प्लेयर्स और रूल्स, ठीक है। ये 3 चीजें आपको इनके अंदर कर सकते हैं। तो हॉकी का गेम, एक वॉलीबॉल, हॉकी हो गया आपका, एक वॉलीबॉल, एक खो खो और एक कबड्डी। ये 4 जो गेम्स हैं इनके बारे में आपने, ये टर्म्स इसकी क्या क्या होती है, नंबर ऑफ प्लेयर्स और बेसिक रूल्स, बस छोटा छोटा सा पार्ट आपने इसमें तैयार करना है। सो आई होप सो ये टॉपिक समझ आ गया, ग्रुप डायनामिक्स जो हमने अभी किया। अब हम कर रहे हैं इसकी लास्ट यूनिट पर मूव, 4th यूनिट, दैट इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। सो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है बेटा, 4th यूनिट वाला, ये मैंने लास्ट क्लास में कंबाइंड क्लास जब ली थी तो वहां मैंने लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पर डिस्कस किया था। तो यहाँ आपका थोड़ा सा मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है अभी आज पिछली बार मैंने बताया कि मैंने ग्वालियर के अकॉर्डिंगली बताया था, तो आज मैं आप लोगों का जो है हरियाणा के अकॉर्डिंगली पेज नंबर्स बता देती हूँ, ठीक है। सो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 4 जो है वो क्या है, भाषा और संप्रेषण। भाषा और संप्रेषण पर हम यहाँ बात करेंगे। सो ग्रुप डायनामिक्स, सॉरी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। सो लैंग्वेज क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं। सो लैंग्वेज, अगर पहला जो क्वेश्चन है ना बेटा आपका वो यही है, हाउ डू यंग चिल्ड्रन कम्युनिकेट और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सो छोटे बच्चे या यंग बच्चे किस तरह से एक दूसरे से जो है संप्रेषण करते हैं, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, ये पूछा जा रहा है। हाउ चिल्ड्रन कम्युनिकेट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, संप्रेषण की क्या विशेषताएं होती हैं। सो कम्युनिकेशन और लैंग्वेज क्या होता है बेटा, सो लैंग्वेज देखो आप याद कर सकते हैं, लैटिन भाषा के शब्द लिंगुआ से डराइव हुआ है, लैटिन भाषा के शब्द लिंगुआ से डराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, टंग। आप नए नए शब्दों को बोलने के लिए टंग को ट्विस्ट करते जाते हैं और उनसे नए नए शब्द फ्रेम करते चले जाते हैं और भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं। और कम्युनिकेशन जो है बेटा वो किससे डराइव हुआ है, लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस, किससे डराइव हुआ है, लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से डराइव हुआ है, और जिसका मतलब क्या होता है, टू मेक कॉमन, ठीक है, सामान्य होना, समान होना, कॉमन होना। जो जैसे यहाँ पर हम बात करें कॉमन का क्या मतलब हो गया कि जो कम्युनिकेशन है हम उसमें ऐसे टर्म्स, ऐसे वर्ड्स, ऐसी वोकैबुलरी, ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं विच आर कॉमन फॉर ऑल। जैसे अगर हम पानी को पानी कह रहे हैं तो सब दुनिया में पानी ही पानी को समझेंगे, पानी का मतलब कुछ और नहीं दे देंगे आपको लाकर, क्योंकि उसका एक यूनिवर्सल मीनिंग है कि पानी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप जो भी टर्म्स, जो भी वोकैबुलरी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आप सीखते हैं उसको यूनिवर्सली उसी तरह से एक्सेप्ट किया गया है। सो कम्युनिकेशन जो है, कॉमन मतलब ऐसे वर्ड्स अपनी भाषा में प्रयोग करना विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, विच आर कॉमन फॉर ऑल, तो वहीं से ही आपका जो है कम्युनिकेशन नजर आता है, ठीक है। सो अब लैंग्वेज को अगर बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन कन्वे his thoughts, ideas, feelings to other
कन्वे हिज थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स टू अदर पीपल। सो किस तरह से हम दूसरों को अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं? सो ये भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी जो हमारे भाव हैं और हमारे अभिव्यक्तियां हैं, उन्हें हम दूसरे व्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। सो और म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? Communication means to communicate करना। It means mutual exchange of thoughts, mutual exchange of thoughts। ठीक है, विचारों को जो है और म्यूचुअली एक दूसरे के साथ जो है एक्सचेंज करना, एक इसमें लेने वाला और एक देने वाला। सो कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं, इट इन्वॉल्व्स टू पीपल, टू पर्सन्स। कौन होगा? वन इज द सेंडर, वन इज द रिसीवर। ठीक है, सो एक इसमें सेंडर होता है, भेजने वाला, प्रेषक जिसे आप बोलते हैं, और दूसरा रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता, जो मैसेज को रिसीव करता है। सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज और रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। तो प्रेषक कौन होता है? जो आपके क्या होता है? सेंड्स द मैसेज। ठीक है, जो आपके मैसेज को भेजता है। और रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज को प्राप्त करता है। सो ये हो गया। और इसके बाद आता है बेटा, कम्युनिकेशन दो तरह से किया जाता है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। सो वर्बल में आपका क्या आ जाता है बेटा? वर्बल में आ जाएगा आपका शाब्दिक, जहां शब्दों का प्रयोग किया जाता है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, और भाषा का प्रयोग किया जाता है, लैंग्वेज का यूज किया जाता है, वोकैबुलरी का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्बल। और नॉन वर्बल में क्या आ जाता है आपका? नॉन वर्बल का मतलब आ गया अशाब्दिक। सो अशाब्दिक में क्या हो जाता है हमारा? आपका इसमें आ जाता है बॉडी पोस्चर्स, एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स। ठीक है, नॉन वर्बल में क्या आ जाता है? फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, पोस्चर्स एक्सेट्रा। ये सब चीजें नॉन वर्बल में कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, सो यहां तक हमने कर लिया। नाउ टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। हमारे विशेषताएं क्या होती हैं भाषा की? सो भाषा की विशेषताएं क्या होती है? सिंबोलिज्म। पहली विशेषता दी हुई है सिंबोलिज्म यानी संकेतवाद। पहली विशेषता क्या दी हुई है? सिंबोलिज्म। संकेतवाद, सिंबोलिज्म यानी संकेतवाद, यानी हर भाषा के अंदर उसके अपने सिंबल्स होते हैं और बातों को, शब्दों को मतलब चीजों को समझाने के लिए हर ऑब्जेक्ट का, हर व्यक्ति का, हर सिचुएशन का कोई ना कोई एक नाम होता है और उस नाम से उसे कॉल आउट किया जाता है और उसी से ही सब कोई उसको समझते हैं। हर एक लैंग्वेज में अपने उसके फोनिक्स होते हैं, अपनी वोकैबुलरी होती है, अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, सो ये सब चीजें हर लैंग्वेज में अपनी अलग होती है। लिखने का तरीका, उसके जो ग्राफिक्स होते हैं लैंग्वेज के, वो भी अलग अलग होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सिंबोलिज्म। दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरी विशेषता भाषा की क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, इसका मतलब क्या होता है? जो हमारी चीजें होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनको ना केवल हम प्रेजेंट से जो है लिंक करते हैं, बल्कि हम उनको
अपने पास्ट से भी लिंक करते हैं, अपने फ्यूचर से भी लिंक करते हैं। तो इस तरह से जो घटनाएं हैं, सिचुएशंस हैं, वो जो है उनका डिस्प्लेसमेंट होता रहता है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। वो जो है पास्ट से भी रिलेटेड हो सकती हैं, वो प्रेजेंट से भी रिलेटेड हो सकती हैं, और वो फ्यूचर से भी रिलेटेड होती हैं। सो डिस्प्लेसमेंट। अब तीसरा आ जाता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? पुनर्निर्माण। लैंग्वेज में क्या चीज होती है इन्वॉल्व? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है? जितने हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, सो ये बेसिकली क्या है? लैंग्वेज क्या है? उन शब्दों को, उन वाक्यों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बोलना, अरेंज करना सिस्टमैटिकली, सो दैट कि आपके मन में जो भी बात चल रही है वो सामने वाले को समझ आ सके। सो इस एबिलिटी को, ठीक है, एबिलिटी टू reconstruct, ability to frame systematically different words and sentences, to express your thoughts, to express your good morning sir, नहीं ये हरियाणा, ये भी बच्चा नहीं है ही नहीं सर, ना कनेक्टेड है। और मैसेजेस बच्चों के इतने सारे आए हुए हैं कि मतलब हमारे पास क्लास नहीं है, तो मैंने मिथुन सर का नंबर दिया था, देखो। क्या शेड्यूल पड़ा हुआ था टाइम पे? हाँ पड़ा था ना, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं था। नहीं शेड्यूल पड़ा हुआ था। कब जाना? कल का ही पड़ा हुआ था। कल ही पड़ा हुआ था, मैंने लॉगिन किया तो शेड्यूल पड़ा था, जाएगा। ठीक। और अभी बोल क्या मुझे ऊपर वाले में बच्चे हैं एक कोई स्टूडेंट हमेशा आती है, ग्वालियर वाली एक ही है। क्या करो मैडम, सर सुनते नहीं हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छा है, यूट्यूब पे नहीं है। चलो बाद में करते हैं, लगा रहा हूँ भाई, जैसे मैं मिल के आना। हाँ हाँ सर ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण। तो इस ये एक एबिलिटी होती है जब लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो इस एबिलिटी का डेवलपमेंट करना कि हम किस तरह से शब्दों को, वाक्यों को जो है एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और जोड़कर अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इस एबिलिटी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो लैंग्वेज के अंदर रिकंस्ट्रक्शन की एबिलिटी डेवलप की जाती है, किस तरह से हम जो है वाक्यों को और शब्दों को कनेक्ट करके और मीनिंगफुल सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पुनः जोड़ने की योग्यता। पुनः जोड़ने की योग्यता, सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि जैसे पुनः जोड़ना, पुनः कनेक्ट करना। जैसे क्या होता है कि कई बार हम बात बोल रहे होते हैं कोई भी और कंटिन्यूटी में जारी होती है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे को उस तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है ना कोई दूसरे सेंटेंस को बीच में ऐड ऑन कर लेते हैं, किसी दूसरी बात को ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है पुनः जोड़ने की योग्यता। यानी कि अगर कोई बात को आप बोलते बोलते बीच में से कभी भूल गए हैं या बीच में से वो डिस्कनेक्ट हो गई है, तो उसी बात को रिकनेक्ट करने के लिए हम जो है हम उसको क्या करते हैं, नए शब्दों का सहारा ले लेते हैं, नए वाक्य के द्वारा हम उसी बात को एक्सप्रेस कर देते हैं, नए एग्जाम्पल के थ्रू हम उसी बात को दूसरे के आगे समझा देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। तो लैंग्वेज के अंदर ये एबिलिटी भी होती है, ठीक है, कि वो हमें सस्टेन करना भी सिखाती है। अगर हम अपनी बात को बीच में से ब्रेक कर दिया है तो दोबारा हम नए शब्दों का प्रयोग करके उसी बात को कंटिन्यू कैसे करें, ठीक है। सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। सिंबोलिज्म, हर भाषा की अपने टर्म्स, अपने वोकैबुलरी, अपने वर्ड्स, अपना फोनिक्स, अपना साउंड सिस्टम, हर लैंग्वेज का अपना रिदम, अपना स्ट्रेस, इंटोनेशन, सब कुछ अलग अलग होता है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, इसे बदला जा सकता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ।
हम जो है अलग अलग वाक्य कनेक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन, हम वाक्यों को दोबारा से निर्माण कर सकते हैं। उन्हीं शब्दों का, उसी वोकैबुलरी का यूज करके आप नए नए सेंटेंसेस बनाते हैं और जिनके अपने अपने अर्थ होते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी मतलब पुनः जोड़ने की योग्यता भी इसमें विकसित होती है। अगर कोई बात बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाती है तो उसे कनेक्ट करने की, दोबारा से कनेक्ट करने की योग्यता, वो एबिलिटी भी इसमें डेवलप की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा प्रिंसिपल्स फॉर प्रोड्यूसिंग कम्युनिकेशन फॉर चिल्ड्रन। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है फॉर प्रोड्यूसिंग कम्युनिकेशन फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चों के साथ अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो जैसे इसमें पहला प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट जो पार्ट इसमें स्टार्ट हो गया, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल्स या नियम और सिद्धांत है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं बच्चों के साथ? तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है? सो जैसे पहला, बच्चे की आयु के अनुसार और मैत्रीपूर्वक संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन फॉर द चिल्ड्रन शुड बी एज एप्रोप्रिएट एंड चाइल्ड फ्रेंडली। यानी आप जब भी बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें तो होता क्या है कि अलग अलग एज के अकॉर्डिंगली सबकी जो नीड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो और बच्चों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, बच्चों के कैलिबर्स अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें अलग अलग तरीके से बच्चों को हैंडल करना होता है। अलग अलग तरीके के मटेरियल एड्स का यूज करना पड़ता है क्लासरूम के अंदर। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर बच्चे हैं तो आपको बच्चों के अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, कैरेक्टर्स का यूज करना चाहिए जो उनको अच्छे से समझाने में मदद करे। आपकी लैंग्वेज जो है वो फ्रेंडली होनी चाहिए। एज एप्रोप्रिएट का मतलब जिस एज का बच्चा है उसके अकॉर्डिंगली भाषा के अंदर जो आपने शब्द यूज किए हैं इंस्ट्रक्शन देते समय, आपको वो शब्द जो है उन पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। अब इसके बाद हमने बेटा दूसरा पॉइंट इसमें बताया है, कम्युनिकेशन फॉर द चिल्ड्रन शुड एप्रोप्रिएट द चाइल्ड हॉलिस्टिकली। मतलब बच्चों के संप्रेषण संपूर्ण बालक को संबोधित करें। बेसिकली हम कम्युनिकेट करते हैं बच्चों के साथ उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, तो इसका मतलब है कि बालक के विकास के सभी पक्षों से संबंधित होना चाहिए। सभी पक्षों का मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, उसका कोई भी पहलू छूटे ना। और आप जब कम्युनिकेशन की बात करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप जब उस आपकी बातों में, आपके एग्जाम्पल्स में उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, इस तरह का उद्देश्य छलकना चाहिए। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को जब एप्पल खाने के लिए दे रहे हो तो एप्पल खाने से उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप उसे कह रहे हो ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इससे बेसिकली क्या हुआ, उस लाइन को उसने साथ में रीड आउट कर लिया, कनेक्ट कर लिया उस एप्पल के साथ साथ, तो वहां पर उसको जो है एक तरह से उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो गया। तो हम इस तरह से एक सिंगल इशू पर जब हम बात करते हैं तो वहां पर आप उसके मैक्सिमम एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर सकते हैं कम्युनिकेशन के जरिए, ठीक है। तो ये हमें करना चाहिए और हमें जो है उनको अपने जो फैमिली के बड़े लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के जरिए। और उनको जो है सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए कम्युनिकेशन का, कि बच्चों के सामने जो है ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि वो उस गलत चीज को याद कर ले, ठीक है। तो ये जब सब जो होते हैं चिल्ड्रन, कम्युनिकेशन फॉर चिल्ड्रन शुड एड्रेस द चाइल्ड हॉलिस्टिकली। तो आप जो भी बातचीत बच्चों के लिए करते हो उस बातचीत के जरिए बच्चे का पूर्ण विकास होना चाहिए, यानी उसका कोई भी पक्ष छूटना नहीं चाहिए, उसके सभी पहलुओं पर इक्वली कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी होता है, बराबरी से ध्यान देना जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट आता है बच्चे के लिए संप्रेषण सकारात्मक और शक्तियों पर आधारित हो, यानी कम्युनिकेशन फॉर चिल्ड्रन शुड बी पॉजिटिव एंड स्ट्रेंथ बेस्ड। जैसे हम दो तरह की कम्युनिकेशन बच्चों को के सामने यूज करते हैं, एक तो पॉजिटिव
कि जिसमें बच्चे को अच्छा लगता है अपने बारे में सुनना कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, आप तो सब कुछ बहुत अच्छे से करते हो। तो ये क्या होता है, ये बच्चे में एक तरह की एनर्जी डेवलप करता है। और दूसरी तरफ नेगेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर तो हमेशा से प्रॉब्लम रहती है, ये सब नेगेटिव कम्युनिकेशन है। तो हमें ज्यादातर कम्युनिकेशन फॉर चिल्ड्रन शुड बी पॉजिटिव एंड स्ट्रेंथ बेस्ड। तो हमें ध्यान रखना है कि जो कम्युनिकेशन आप बच्चों के लिए यूज कर रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो हमेशा स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए, कि जिससे बच्चे जो है अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके और जो है वे चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस करें और लर्निंग करने पर ध्यान दें, उनमें क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहे। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हमने बताया बेटा। लास्ट पॉइंट, जो लास्ट प्रिंसिपल है वो क्या बताया, कम्युनिकेशन फॉर चिल्ड्रन शुड एड्रेस द नीड एंड एबिलिटीज ऑफ ऑल इंक्लूडिंग दोज हु आर मोस्ट डिसएडवांटेज। संप्रेषण सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित करे। मतलब क्या कि आप जब क्लासरूम में एक टीचर जब पढ़ाने आते हैं तो उनको एज पर द नीड्स, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन और जो है प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसे मेथड यूज करने चाहिए जिससे मैक्सिमम को बेनिफिट हो सके। इवन इसके अंदर हमें उन बच्चों का भी ध्यान देना चाहिए जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है, जो जिनको कोई ना कोई परेशानी है या कुछ ना कुछ उनको डिस्टर्बेंस है, तो हमें उन बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इस तरह की हो जिसमें कि डिग्निटी एक्सप्रेस हो हर बच्चे के लिए, हर बड़े के लिए। ठीक है, बी इंक्लूसिव। आपको जो है इसके अंदर किस तरह के सेंटेंसेस या थॉट्स पर फोकस करना है, बी इंक्लूसिव। बी इंक्लूसिव का मतलब क्या है, सभी को समावेशित करें। सभी को मतलब चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, चाहे वो एक्सेप्शनल चाइल्ड हो, मेंटली रिटार्डेड हो, बैकवर्ड हो, बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, हमें सभी को उसके अंदर इंक्लूड करें। तो आपकी कम्युनिकेशन में इस तरह की चीजें नजर आनी चाहिए कि आपको सभी को उसके अंदर इंक्लूड करना है। इसके अलावा इंश्योर कम्युनिकेशन इज फ्री फ्रॉम द स्टीरियोटाइप्स। आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए और विवेकशीलता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक जैसे कह रहे हैं ना कि एक भीड़ चल रही है आगे आगे तो हम भी उस भीड़ में बस अपना शामिल हो गए हैं और सबके साथ साथ बिना सोचे समझे चलना शुरू कर दिया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में कुछ नयापन होना चाहिए, स्टीरियोटाइप थॉट से वो फ्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स, हमें जो ध्यान देने की जरूरत होती है। अब बेटा इस यूनिट में ना बड़े सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव है, तो देखो अगला क्वेश्चन आपका फिर से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश मीडियम में ये 225 पर दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, इसके प्रकार। सो कम्युनिकेशन क्या होती है आप सबको पता लग गया। ठीक है, सो जिसकी वजह से हम जो है कॉमन पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और अपनी बात को एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का ये भी मतलब है जहां पर आप दो लोग होंगे कम से कम, एक भेजने वाला और दूसरा रिसीव करने वाला। भेजने वाले को सेंडर कहते हैं और रिसीव करने वाले को रिसीवर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाता है बेटा दूसरा पार्ट इसका, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन कितनी तरह की होती है, तो पहला फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। औपचारिक कम्युनिकेशन क्या होता है, औपचारिक संप्रेषण यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक सिस्टमैटिक एनवायरनमेंट में होता है और जहां पर प्री डिटर्मिन्ड एम्स की जो है पूर्ति के लिए बातचीत की जाती है, जहां पर सब कुछ पहले से ही अरेंज्ड होता है, जहां पर ऑल फॉर्मल लॉज होते हैं उस ग्रुप में कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे क्लासरूम के अंदर एनवायरनमेंट होता है वो फॉर्मल होता है, वहां पर जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है उसके लिए उसे करने के लिए आपको हर चीज को पहले से निर्धारित करना होता है, जैसे कि टाइम कितनी देर का रहेगा क्लास का, इस लेक्चर को कौन लेगा, आज की क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब बातें पहले से निर्धारित होती हैं। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। और दूसरी तरफ हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जहां पर अपने नियम, मतलब जहां पर कोई ऐसा फॉर्मल नियम नहीं होता, फॉर्मल लॉ नहीं होता,
जहाँ पर जो नियम होते हैं, नियमों से इस तरह का कम्युनिकेशन फ्री होता है। सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रिमेन्स फ्री फ्रॉम द लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज, देयर आर लीस्ट नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज, जहाँ पर बहुत ही कम, ना के बराबर फॉर्मेलिटीज होती हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन इज अनप्लान्ड, जहाँ पर जो कम्युनिकेशन है टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमेशा अनप्लान्ड रहता है। आप कुछ भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर इंसिडेंटल होता है। इंसिडेंटल का मतलब होता है अचानक से हमने जो व्यूज है, कोई सोचा तरीका नहीं होगा, अचानक से अपने व्यूज को हम एक्सप्रेस करने लग जाते हैं दूसरों के आगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो पहला टाइप क्या हो गया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। दूसरा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, वर्बल मतलब हो गया आपका शाब्दिक और नॉन वर्बल का मतलब हो गया गैर शाब्दिक। सो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप कम्युनिकेशन में ओरली शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेरीज कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन। और दूसरा आपका जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल का मतलब है जहाँ शब्दों की जगह बॉडी मूवमेंट्स का यूज किया जाता है और जेस्चर्स का यूज किया जाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज किया जाता है, आई कांटेक्ट, कोड लैंग्वेज, ये सब चीजें यूज की जाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे जो आपकी अंधे गूंगे बहरों की भाषा होती है, तो वो क्या होती है, कोड लैंग्वेज होती है, क्योंकि वहाँ पर आप जो है जो चीज होती है उसको आप कोड्स के थ्रू जो है अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। और आई कांटेक्ट वाली लैंग्वेज होती है, जहाँ पर आप आईज के थ्रू चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, जहाँ पर आप अपने फिजिकल पार्ट्स को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, हाथ का है, पैर का है, बात करते हुए एक्सप्रेशंस कैसे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है, जैसे दुख के माहौल में उस तरह का एक्सप्रेशन अपने चेहरे से दर्शाना, या खुशी वाले माहौल में उस तरह का एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर दर्शाना। तो ये सब चीजें जो है एक्सप्रेशंस में कवर होती हैं और इन सब चीजों को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ एक्सप्रेशंस का, जेस्चर्स का, पोस्चर्स का और आई कांटेक्ट का और साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है अपनी बात को और अच्छे से इम्प्रेसिव तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। इसके बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। पहला हमने फॉर्मेलिटी के बेस पर फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ा, दूसरा हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा, और तीसरा अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कि कितने लोग हैं उस कम्युनिकेशन में, उसके आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन, दूसरा होता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, तीसरा होता है पब्लिक कम्युनिकेशन और चौथा होता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या नंबर ऑफ पर्सन्स के बेस पर अगर हम कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़े तो इसमें 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप बताया 1-to-1, एक और एक के बीच में संप्रेषण। सो 1-to-1 में क्या होता है, जिसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, दोनों के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है और दोनों को एक दूसरे की बात को सुनने का, समझने का मौका मिलता है और अपनी बात को भी एक्सप्रेस करने का पूरा मौका दिया जाता है। तो ये आपका 1-to-1 हो गया। दूसरा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप में क्या जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पर क्या होगा, जैसे एक परिवार का जो सदस्य या मुखिया है यानी फादर है, वो अपने परिवार के सभी लोगों के साथ इकट्ठा बिठाकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके साथ सबको सामने बिठाकर और सबसे बातचीत कर रहे हैं। ये होता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है, जहाँ पर एक पर्सन किसी छोटे से ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करता है, छोटे से लघु समूह के साथ बातचीत करता है, तो इसे हम बोलते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। तीसरा आ जाता है इसके बाद पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए या जहाँ पर जो मुद्दा होता है वो बहुत ही पब्लिक होता है और सब कोई उसको सुन सकते हैं, उसमें जो है उसमें जो उसकी बात को समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लो एक नेता जो है बहुत सारी भीड़ को इकट्ठा करके और उनके सामने अपना भाषण दे रहे हैं, तो ये आपका पब्लिक कम्युनिकेशन में कवर अप होता है।
और लास्ट आ जाता है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं, उसके एम्प्लॉयज होते हैं या जो एम्प्लॉयर होता है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और बेसिकली इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वो जो भी इसके एम्प्लॉयज हैं या एम्प्लॉयर है उनको बाहर ले जाने की आज़ादी नहीं होती, आपस में ही कम्युनिकेट करते हैं। उस तरह की इंफॉर्मेशन को किसी बाहर वाले के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो लीक हो जाती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में जो भी कुछ डिस्कस होता है वो बाहर वालों के साथ शेयर नहीं किया जाता, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। एंड लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब जो फ्लो के बेस पे जो हम कम्युनिकेशन के टाइप्स बता सकते हैं वो फ्लो, उसे हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो कहते हैं। प्रवाह की दिशा पर आधारित संप्रेषण, तो इसमें हो सकता है डाउनवर्ड, अपवर्ड और क्रॉस कम्युनिकेशन। इसमें 3 टाइप्स बताए गए, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की ओर संप्रेषण, अपवर्ड ऊपर की ओर संप्रेषण और एक क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, मतलब इसे हिंदी में भी क्रॉस वाइज ही कहते हैं। सो अगर हम डाउनवर्ड की बात करें तो इसमें ऊपर वाला एम्प्लॉयर किसी संस्था का अगर वो अपने नीचे वालों से बात कर रहा है तो ये क्या होगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और अगर हम बात करें अपवर्ड कम्युनिकेशन तो इसमें क्या है? लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज हैं या कोई और लोग हैं तो वे अपने एम्प्लॉयर से या हायर जो भी पर्सन्स हैं, हायर अथॉरिटीज हैं, उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन होगी ये अपवर्ड कम्युनिकेशन का हिस्सा होती है। और कई बार क्या होता है कि हम टॉप वाला डाउन वाले से नहीं, डाउन वाला टॉप वाले से नहीं बात करना चाहता, बीच में किसी से भी बात करना चाहते हैं, तो वहां पर जो है आप क्या कर सकते हैं? क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं। यानी जिस एक समान लेवल पर जो भी मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, मैं उनमें किसी भी A, B, C, D, E किसी भी व्यक्ति से मुझे बातचीत करनी है तो यहाँ पर ना तो अपवर्ड कम्युनिकेशन हम यूज कर सकते हैं, ना ही हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबका लेवल सेम है तो हम किसी से भी आपस में काम करने वाले जो भी साथ में लोग हैं हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। सो आई होप सो बेटा यहाँ पर सबको समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है बेटा हेल्पफुलनेस ऑफ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन इफेक्टिव टीचिंग, कि किस तरह से जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, टीचर का जो पढ़ाना होता है शब्दों का प्रयोग करके, वो किस तरह से उसकी इफेक्टिव टीचिंग को दर्शाता है। कि क्यों हम कहते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ये टीचर कम अच्छा पढ़ाते हैं, ड्यू टू देयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये किस तरह से हेल्प करता है आपको इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव लेक्चर डिलीवर करने में। तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और वो कौन कौन से हैं? जैसे हिंदी मीडियम में बेटा ये आंसर दिया हुआ है 230 पेज पे और इंग्लिश मीडियम में 220 पेज पर दिया हुआ है, ठीक है। हेल्पफुलनेस ऑफ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन इफेक्टिव टीचिंग। क्या क्वेश्चन है? हेल्पफुलनेस ऑफ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन इफेक्टिव टीचिंग। इसमें पहला क्या जाता है? क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। सो ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी बात जब आप कर रहे हैं दूसरे के सामने तो उसमें आप जो भी बात करना चाहते हैं उसके लिए आपने जो भी शब्द अपने पास सिलेक्ट करे हैं वो वर्ड्स एप्रोप्रिएट होने चाहिए उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। सो क्लैरिटी होनी चाहिए। मास्टरी ओवर लैंग्वेज, आपको भाषा पर मास्टरी होनी चाहिए, वोकैबुलरी सही पता होनी चाहिए, अच्छे वर्ड्स पता होने चाहिए, अच्छे सेंटेंसेस पता होने चाहिए, वो चीज़। तीसरा मोटिवेशन, आपको बोलने वाले को जिसको मतलब आपको जिसको भी समझानी है बात उसको पूरी तरह से पहले वो मोटिवेटेड हो। अगर वो चाइल्ड अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगा तो आप जितना मर्जी अच्छे से पढ़ा लो वो क्लास को
अच्छे से सुनेगा नहीं। तो मोटिवेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। फिर फोर्थ आता है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज जो है वो आज की क्लास में कवर अप करनी है। एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना चाहिए, पूरी प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए, ताकि आप हर चीज को सिस्टमेटिकली एक लेक्चर में पूरा कर सके। जैसे कि बोर्ड वर्क भी करवाना है, एक्सप्लेन भी करना है, क्वेश्चन आंसर्स भी पूछने हैं, रिटर्न वर्क भी देना है, बच्चों से रीडिंग्स भी करानी है। और ये सारे काम एक लेक्चर में इफेक्टिवली कैसे हो सकते हैं, जब आप इन सबके लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और ये डिपेंड करेगा बच्चों की कैपेबिलिटीज पर, बच्चों की एबिलिटीज पर। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बच्चों के कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है, ताकि बच्चे को थकावट भी ना हो और आप जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो इफेक्टिव रहे। फिर आ जाता है यूज ऑफ मल्टी चैनल्स। आपको एक बात को समझाने के लिए मतलब मल्टी चैनल्स का यूज करना चाहिए। मल्टी चैनल का मतलब क्या हो गया, बहु चैनल। बहु मतलब एक से ज्यादा तरीके यूज करने चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन को आपने जो है वो वर्बली भी एक्सप्रेस करना है और नॉन वर्बल जेस्चर्स और पोस्टर्स भी यूज करने हैं। तो आपको कई माध्यमों का हो सकता है कि आप यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज करके जो है और आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो कई तरह के माध्यमों का प्रयोग करके आपको जो चीज है, जो बात है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है बच्चों को। इसके अलावा आ जाता है प्रॉपर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी मतलब दृष्टिकोण जो है आप बच्चे के सामने रख रहे हैं, कोई बात आप बच्चे के सामने रख रहे हैं, तो उसके पीछे एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, दृष्टिकोण जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। अगला आ जाता है रिमूविंग बैरियर्स। किस तरह के कोई बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, तो उन्हें भी हमें दूर करना चाहिए। जैसे कि बाधाएं क्या हो सकती हैं, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कि अलग अलग भाषाओं के बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो सबको किस तरह से हम फॉलो अप कर सकते हैं। और इसके अलावा इमेच्योरेशन, हर एक बच्चा हर चीज के लिए मैच्योर नहीं होता, तो उस चीज को अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एटीट्यूड्स, ठीक है, अलग अलग जो संस्कृति है उनके बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं सभी के, उसका भी हमारे को पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें पता होना चाहिए। फिर आ जाता है इसके बाद फुलफिलिंग द नीड ऑफ रिसीवर, प्राप्तकर्ता की आवश्यकता को पूरा करना। सो इसका मतलब क्या हो गया, नीड ऑफ द रिसीवर। सो जो रिसीवर है, इसका मतलब क्या है, वो रिसीव्स द मैसेज। तो जो रिसीव कर रहा है मैसेज, उसकी आवश्यकता क्या है, जितना हम उस बात को ध्यान रखेंगे उतना ही उसकी रिसीविंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली होगी, ज्यादा अच्छे से होगी, ठीक है। नेक्स्ट रहता है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, सूचना को समझना। और हमें जो है मतलब टीचिंग इफेक्टिव तभी होती है जब आपकी जो कम्युनिकेशन, आपका जो मैसेज है, आपकी जो सूचना है, उसको बच्चे समझते हैं। कोई भी क्लास इफेक्टिव मतलब तभी हो सकती है जब बच्चे उस लेक्चर को इफेक्टिवली कंसीडर करते हैं, इफेक्टिवली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लिसनर। कुछ जिम्मेदारियां लिसनर्स की भी होती हैं, श्रोताओं की भी होती हैं, सुनने वालों की भी होती हैं, कि वो ध्यानपूर्वक सुने, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, बोलने वाले के सिर्फ शब्दों पर ध्यान ना देकर उसकी भावनाओं को भी, पीछे छुपी हुई भावनाओं को भी समझने की कोशिश करना। इसके अलावा सुनने वाला जो है, जिस समय सुन रहा हो तो किस तरह का शोर या डिस्टर्बेंस उसे क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और एक्टिव लिसनिंग में जो है आपको सुनते समय बीच में जो है इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, और जब कोई चीज समझ ना आए तो कभी कभी सवाल पूछ लेने चाहिए। और ये सब एक्टिव लिसनिंग में मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है लिसनर की, सुनने वाले की, कि वो जब अच्छे से सुनेगा, इफेक्टिवली सुनेगा, तो ही कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ट हो पाएगी। इसके अलावा आ जाता है क्लैरिफाइंग द पर्पस ऑफ मैसेज, उद्देश्य की स्पष्टता। क्लैरिफाइंग द पर्पस ऑफ मैसेज, जो भी पर्पस है मैसेज का वो क्लियर होना चाहिए। कोई भी ना आज की डेट में फालतू बातों को सुनना, फालतू चीजों को कंसीडर करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे सब कुछ सुन के क्या करना है। तो हर कोई ये चाहता है कि मेरे उद्देश्य के अनुसार, जो मुझे टारगेट है उसके अनुसार अगर कोई बातचीत मेरे सामने
कोई चीज मेरे काम की है तो मैं सुनूंगा या सुनूंगी, और अगर वो चीज मेरे काम की नहीं है तो मुझे सुन के क्या करना है। तो बेसिकली ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए सुनने वाले को। अगर वो उद्देश्य क्लियर होता है तो वो ध्यान से बातचीत को सुनते हैं। नेक्स्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग वो एक्टिविटीज हैं जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को सिंबल्स में कन्वर्ट करने के लिए या सिंबल्स को फिर दोबारा से अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं प्रोसेसेस। उन्हीं को हम बोलते हैं एनकोडिंग और डिकोडिंग। बेसिकली एनकोडिंग का काम क्लासरूम में टीचर करते हैं, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे वो सिंबल्स में कन्वर्ट करके और बच्चों के आगे और एक्सप्रेस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। और दूसरी तरफ डिकोडिंग जो है वो ज्यादातर बच्चों के द्वारा की जाती है। वे दोबारा से उन सिंबल्स को, उस मैसेजेस को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में अपने पास एनालाइजिंग के थ्रू और एक्टिव लिसनिंग के थ्रू जो है और कनेक्ट करके और उसे क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिकोडिंग। तो इस तरह की एक्टिविटीज भी जो है वो कम्युनिकेशन में चलती हैं। अगला आ जाता है फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने होने वाली अंतक्रिया। तो बेसिकली कम्युनिकेशन किसके साथ इन्वॉल्व होती है, आमने सामने। आमने सामने मतलब एक सेंडर होगा और दूसरा रिसीवर होगा और वे फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा उनके बीच में और वे एक दूसरे से बातचीत करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन होगा और जो सब एक दूसरे के साथ टॉक करेंगे और अपनी बात को क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन which is given in your book is process of communication. Now next question is process of communication. प्रोसेस का मतलब होता है एक तरह से इसके स्टेप्स की बात हो रही है। सो इसमें क्या क्या इसको पूरा करने में कम्युनिकेशन को किन किन लोगों का साथ होता है, किन किन चीज़ों को हमें करना होता है। सो वो सब इसकी प्रोसेसिंग में कवर होते हैं या उसकी प्रोसेसिंग का पार्ट होते हैं। तो जैसे इसमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है, द सेंडर और द सोर्स ऑफ द मैसेज जिसे आप बोलते हो। सेंडर कौन होता है, सोर्स ऑफ द मैसेज होता है, सूचना का प्रेषक या स्रोत होता है जो इंफॉर्मेशन अपनी स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो है और दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, और इसी में इसके साथ दूसरा कौन होगा, रिसीवर होगा। रिसीवर हु रिसीव्स द मैसेज, जो प्राप्त करता है मैसेज को, सूचना को प्राप्त करता है। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग के थ्रू बोलकर, पढ़कर, सुनकर और जो है रिसीव करता है। तो अगर सुनकर रिसीव कर रहा है तो एक कोई ना कोई बोलने वाला होगा, तो मे बी टीचर, तो वहाँ टीचर सेंडर होगा और रिसीवर चिल्ड्रन होगा। और अगर रिसीव करने वाला जो है वो रीडिंग के थ्रू रिसीव कर रहा है तो यहाँ सोर्स होगा बुक और रिसीवर होगा खुद चाइल्ड। तो इसलिए हर सूचना का कोई ना कोई सोर्स होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है मैसेज। मैसेज मतलब संदेश। हर सूचना के साथ कोई ना कोई मैसेज कनेक्ट होता है जो उसको मीनिंगफुल एस्पेक्ट में कन्वर्ट करता है। यानी ग्रुप ऑफ सिंबल्स के थ्रू हम जो है मैसेज को एक्सप्रेस करते हैं। एक टीचर के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंबल्स में। और फिर बच्चों का काम क्या होता है, फिर दोबारा से उन सिंबल्स को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। सो बेसिकली हर सूचना के साथ एक मैसेज कनेक्ट होता है। मैसेज मतलब ग्रुप ऑफ सिंबल्स, ठीक है, जिनका प्रयोग किया जाता है उस कम्युनिकेशन को, नहीं उस बात को कम्युनिकेट, उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। तीसरा आता है चैनल टू ट्रांसमिट द मैसेज। चैनल का मतलब हो गया कि जरिया, जिसके जरिए आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। जैसे टेलीफोन के जरिए, टेलीग्राम के जरिए और कंप्यूटर के जरिए, टेलीविजन के जरिए, ट्रांसमीटर के जरिए, किसके थ्रू आप जो है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज जरिया जिसे बोलते हैं और चैनल बोलते हैं जिसे। तीसरा आ जाता है डिकोडिंग, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। संदेश को प्राप्त करता है कि और जब भेजा जाता है तो वो उसे वैसे ही नहीं ले लेता, बल्कि वो क्या करता है, वो उसको डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, जिससे कि वो समझ सके। समझने का मतलब क्या है, सिंबल्स की फॉर्म में जब आपके पास कोई चीज आती है या बच्चे के पास कोई चीज आती है
तो उसे अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है एनालाइजिंग के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकोडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका फीडबैक। हमें फीडबैक करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए फीडबैक पर। फीडबैक पर ध्यान देने का मतलब क्या होता है कि बीच बीच में जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो पूछते रहने की जरूरत होती है सवालों के थ्रू और पार्टिसिपेशन के थ्रू, कि समझ में आए कि दूसरे व्यक्ति को जो भी बात आपने बोली वहां तक उसका जो भी मैसेज है वो उसे समझ आया या नहीं आया। उसके लिए फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि का होना भी जरूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन क्या आता है, प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत होता है भाषा पर अधिकार, प्रिंसिपल ऑफ मास्टरी ओवर द लैंग्वेज। सो कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी नियम क्या है कि आपको भाषा आनी चाहिए, आपको लैंग्वेज पर महारत हासिल होनी चाहिए। दूसरा प्रॉपर एटीट्यूड, यानी आप जिस भी बात को दूसरे के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं उसके पीछे सही दृष्टिकोण होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और तभी दूसरा व्यक्ति भी जो है उसको समझने की कोशिश करेगा। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्लियर होना चाहिए मैसेज। फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ फोकस, किस बिंदु पर ध्यान देना है, ये नहीं कि बात करते करते आपने डायरेक्शन ही चेंज कर दी, तो डायरेक्शन वही रहनी चाहिए जहां पर मुख्य उद्देश्य है। अगला मोटिवेशन, ये मोटिवेशन की फॉर्म में होना चाहिए कम्युनिकेशन। दूसरा व्यक्ति आपकी बात को सुनने के लिए एंड तक मोटिवेटेड रहे, एक्सट्रिंसिकली आपके द्वारा भी और इंट्रिंसिकली अंदर से अपने आप भी। ठीक है, फिर आया था प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट जेस्चर, सही बात पर सही हाव भाव प्रदर्शित करना, तो आपको वह भी आना चाहिए, सही बात के लिए सही भावों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। फिर आया था प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंट, जो आप कम्युनिकेशन कंटेंट लेकर आए हैं क्या वो सभी बच्चों के लिए सुटेबल है, क्या वो पूरा है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी, योग्यता होनी चाहिए, किसमें, दोनों में, दोनों होते हैं इसमें, सेंडर और रिसीवर दोनों ही योग्य होने चाहिए, सेंडर मैसेज को डिलीवर करने के लिए और रिसीवर मैसेज को रिसीव करने के लिए, दोनों ही कैपेबल होने चाहिए। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ का सिद्धांत। सो आपसी समझ, दोनों को ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे टीचर पढ़ाने के लिए आया है और बच्चा उसको सुनकर समझने के लिए आया है, तो एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही चीजों को समझने में ब्रेक कम लगेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, आपको कम्युनिकेशन करते समय एक स्ट्रेटेजी, एक फ्रेमवर्क बनाना जरूरी होता है ताकि आप अपने लेक्चर को इफेक्टिवली डिलीवर कर सकें। आपको 35 मिनट का टाइम मिला है, उस 35 मिनट के टाइम में आप वो सारे काम कर सकें जो जो आपको करने की जरूरत है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। अब बेटा अगला क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। पेज नंबर हिंदी मीडियम 235 और इंग्लिश मीडियम 225, बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन। Barriers in the communication. बाधाएं, संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली बाधा क्या जाती है, लैक ऑफ प्लानिंग, नियोजन का अभाव। सो प्लानिंग की कमी की वजह से जो बाधा होती है, मतलब आपने प्लान ठीक से नहीं किया कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है, पहली बाधा। सिमेंटिक डिस्टॉर्शन, अर्थ विकृति, कई बार क्या होता है कि आप अपनी बात को इस तरह से बोलते हैं या गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब जो बात आप बोलना चाह रहे थे वो बात तो
प्रदर्शित ही नहीं हुई। ठीक है, बातों में तोड़ मरोड़ हो गए और बातों के मायने ही बदल गए। उसके बाद है लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। कई बार जो संचरण होता है, संचरण का मतलब क्या हो गया कि मेरे से वो बात आप तक पहुंचना, तो इसके बीच में कोई बाधा आ जाती है। जैसे कई बार हो सकता है सुनने वाले को बात सुनाई ना दी हो सकता है बाहर से शोर आ रहा हो सकता है रिटेंशन अच्छी ना हो, रिटेनिंग पावर अच्छी ना हो, भूल जाएं। तो कई बार क्या होता है कि जो भी बात आप कर रहे हैं उसे रिपीट करने की ज़रूरत होती है और उसे दोबारा से रिपीटेटिव फॉर्म में अलग वाक्यों का प्रयोग करके उसे रिपीट करना या एक से ज़्यादा चैनल्स का यूज़ करना वो भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, कई बार आप बेकार, गलत, अस्पष्ट अवधारणाएं साथ में ऐड ऑन कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से भी जो कम्युनिकेशन है वो पूरा नहीं हो पाता। फिर पुअरली एक्सप्रेस मैसेजेस, आपने जो मैसेज है उसको पुअरली एक्सप्रेस किया, गलत तरीके से एक्सप्रेस किया, सो वो भी एक बैरियर बन जाता है। फिर पुअर लिसनिंग, ध्यान से नहीं सुना सुनने वाले ने, तो फिर मैसेज भेजने का फायदा ही क्या हुआ अगर सुनने वाले ने उस बात को ध्यान से नहीं सुना तो। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, कई बार कम्युनिकेशन जो होती है वो कैसे बन जाती है, अवैयक्तिक बन जाती है। तो और जो कम्युनिकेशन है उसमें उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं हो पाता जो होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बैरियर की तरह हो जाता है। फिर इनसफिशिएंट पीरियड, कई बार टाइम नहीं मिल पाता प्रॉपर कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे चाहिए 1 घंटा 2 घंटे, बट आपके पास टाइम 15-20 मिनट का है, उतनी सारी बात को आप 15-20 मिनट में कैसे बता सकते हैं, तो इनसफिशिएंट पीरियड। फिर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, आपको एनवायरनमेंट भी फोकस करना है। कई बार ये भी बैरियर बन जाते हैं क्योंकि जैसे आप किसी और एनवायरनमेंट में किसी और देश या कल्चर या भाषा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर बातों के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन, अलग अलग लैंग्वेज होती है। सो ये भी एक तरह से कई बार बैरियर बन जाता है, इसे कैसे दूर करना है हमें ध्यान देना चाहिए। फिर ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का अति भार, ये भी एक बैरियर है। सम टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन या टॉपिक बहुत ब्रॉड होता है, बहुत सारा कुछ कहने के लिए होता है, बट टाइम बहुत कम होता है उस बात को कहने के लिए, समझाने के लिए। तो हम हाँ या नहीं जैसे शब्दों का यूज करके ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कशन करके और छोटे छोटे रूपों में बताकर जो है बात को बस पूरा कर देते हैं। सो ये भी बैरियर होता है। फिर अदर कम्युनिकेशन बैरियर्स कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे स्टेटस, पावर, एटीट्यूड ऑफ द रिसीवर, मतलब कई बार ये भी सिलेक्टिव परसेप्शन, ठीक है, आपने किस तरह से परसीव किया है, सुनकर या उसको देखकर, तो किस तरह से आपने परसीव किया है, ये सब भी कई बार बैरियर की फॉर्म में काम करते हैं। जैसे सुनकर करने के साथ साथ देखते तो और अच्छा समझ में आता, बट देखा नहीं सिर्फ सुना, तो इस तरह से भी बैरियर हो सकते हैं जहाँ पर जो आपने सिलेक्शन किया है परसेप्शन का वो कई बार मतलब इनकम्प्लीट है या गलत है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आया था गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, आपने अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी इन सब पॉइंट्स को उल्टा कर देंगे तो अपने आप वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो शिष्टता के साथ बात करना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना, लिसनर को मोटिवेट करना, संदेश के लिए सही शब्दों का प्रयोग करना, एक्टिव लिसनिंग के लिए फोकस करना, डेवलप मतलब करना, मोटिवेट करना लिसनर को, और इसके अलावा एनवायरनमेंट पीसफुल होना चाहिए। तो ये सब बातें हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन आता है मेन मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मेन मीडिया कौन कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन के मीडियम्स क्या क्या होते हैं
मीडिया मतलब माध्यम, जिसके द्वारा, चैनल जिसके द्वारा कोई बात कम्युनिकेट की जा सकती है। सो आप इसको अगर बेसिकली डिवाइड करें तो कुछ 3 तो आपके सेंसेस के बेस पर हो सकते हैं, ऑडियो, दूसरा विजुअल और तीसरा ऑडियो विजुअल बोथ। ऑडियो मतलब सुनकर, ऐसा मीडियम जिसमें सुनवा कर बात को जो है प्रेजेंट किया जाता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ओरल कम्युनिकेशन। इसमें रिसीवर जो है लैंग्वेज को रिसीव करता है ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग। दूसरा आ जाता है विजुअल। विजुअल में दिखाकर करवाया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर, चार्ट्स, पिक्चर्स, इसमें विजुअल मीडिया आ जाता है। तो जहाँ पर कम्युनिकेशन को दिखाकर ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है। तीसरा आता है ऑडियो विजुअल, जिसमें बोथ आ जाता है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों माध्यम आगे बच्चे को सुनने का भी मौका मिल रहा है और देखने का भी मौका मिल रहा है, जैसे टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया। सो ये बोथ को एक्सप्रेस करते हैं। फिर यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, चौथा इसमें मीडिया क्या रहता है, सेंसेस। सो यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, तो जब बच्चे को कोई चीज़ समझाई जाए तो उसके लिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसके मैक्सिमम सेंसेस यूज हो सके। एट ए टाइम वो देख भी रहा है, मतलब मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करनी चाहिए कि वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है फॉर द टाइम बीइंग, और सेम चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो मैक्सिमम जितने ज़्यादा सेंसेस होंगे उतना ही बच्चा जो है चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करेगा और वो चीज़ वो लंबे समय तक याद रख पाएगा। क्योंकि सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, क्योंकि जो इंद्रियां होती हैं वे ज्ञान का द्वार होती हैं। फिर आता है इसमें टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके जो इंटरकॉम वगैरह होते हैं, टेलीफोन्स वगैरह होते हैं, वो सब टेलीकम्युनिकेशन में आ जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटराइज सिस्टम सारा चलता है जहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर आ जाता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर के जरिए जो है सब ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे हो गए कम्युनिकेशन के मीडिया। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ विल यू कम्युनिकेट। ये हमने ऑलरेडी कर लिया क्वेश्चन, हाउ विल यू कम्युनिकेट और व्हाट इज लैंग्वेज। अब आ जाते हैं स्टाइल्स और पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टाइल्स एंड पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन। Styles and patterns of communication. Styles and patterns of communication. पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले को तो किस तरह का डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह का अनुशासन आपको वहां पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल्स और पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप एक ऑथोरिटेरियन स्टाइल हो सकता है, एक आपका परमिसिव स्टाइल हो सकता है और एक आपका ऑथोरिटेटिव स्टाइल हो सकता है। तो इसमें 3 स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। कौन कौन से? ऑथोरिटेरियन, अधिकारवादी, ऑथोरिटेटिव, पहला तो सत्तावादी अधिकारवादी है, दूसरा लोकतांत्रिक या सहभागी है जिसे आप ऑथोरिटेटिव भी कहते हैं, और तीसरा परमिसिव है, अनुज्ञात्मक। ये 3 तरह के स्टाइल्स होते हैं। ऑथोरिटेरियन में जो पेरेंट्स का स्टाइल जैसे होता है वो क्या होगा, या टीचर्स का स्टाइल क्या होगा, हिटलर वाला जो बोल दिया उसी को ही फॉलो करना है। सो यहाँ पर जो है ना आपकी डिमांड्स ज़्यादा होती हैं और रिस्पॉन्सिवनेस बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि आपने बोल दिया, ऑर्डर तो दे देंगे कि ये काम करके दिखाना है, तो डिमांड तो बहुत कर दी बट रिस्पॉन्स नहीं शो करा कि जैसे आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो बेटा मैं बता लगवा देती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो उस तरह का काम नहीं करेंगे, सिर्फ आपने बोल दिया और बच्चे को करना पड़ेगा। तो ऐसी जो कम्युनिकेशन होती है उसे हम बोलते हैं ऑथोरिटेरियन कम्युनिकेशन। और दूसरी हम करेंगे परमिसिव। परमिसिव जस्ट पहले वाले की उल्टी होती है, जहाँ पर आप कह सकते हैं परमिशन ग्रांटेड। सो जहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो डिमांड बिल्कुल भी नहीं होती और रेस्पॉन्सिवनेस जरूरत से
ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर क्या होगा कि आपने जो है डिमांड तो 0 के बराबर, मतलब आपने कुछ भी डिमांड नहीं करी, कुछ भी नहीं कहा, और बच्चे ने भी मुंह से निकाला भी नहीं किसी बात को, और आपने उसकी डिमांड को पहले ही पूरा कर दिया। तो जब इस तरह की कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका परमिसिव कम्युनिकेशन। और तीसरी कौन सी आती है बेटा? ऑथोरिटेटिव। और अथॉरिटेटिव का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक, जहाँ पर इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना गया कम्युनिकेशन में, क्योंकि इस तरह की कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। इसमें जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, यानी आप कह सकते हो चाइल्ड है जो, उसकी भी राय ली जाती है। तो यहाँ पर उसके साथ विचार विमर्श करके, डिस्कशन करके और डेमोक्रेटिक तरीके से बात का निर्णय लिया जाता है। तो इस तरह के डिसिप्लिन को हम क्या बोलते हैं? ऑथोरिटेटिव डिसिप्लिन। इसे हम डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिंग पैटर्न भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिंग पैटर्न भी कहते हैं, लोकतांत्रिक और सहभागी पैटर्न। अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू व्हाट इज लैंग्वेज। हिंदी मीडियम में पेज नंबर 245 पर व्हाट इज लैंग्वेज दोबारा से इन्होंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। और इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 229 पर, हिंदी मीडियम में 245 और इंग्लिश मीडियम में 229 पर हम बेटा नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो आज की क्लास आप लोगों को समझ आए। सो अगली क्लास में मोस्ट प्रॉब्लली इस यूनिट को, ये यूनिट थोड़ी लंबी है लेकिन मैं इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। इसके बाद हम मूव करेंगे इंग्लिश की तरफ। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।